हाँ भाई, पीजीबीपी का इलस्ट्रेशन नंबर 89। वो अलाउड है, देखते हैं। इलस्ट्रेशन 89। सबसे पहले तो पी एंड एल की स्क्रूटनी करके जो जो सीधे सीधे डिसअलाउ हो रहे हैं पहले वो करते हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, बनाओ मेरे साथ। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस। स्टार्ट करेंगे नेट प्रॉफिट से। दैट इज 2,58,000। अब इसमें ऐड करेंगे डिसअलाउड एक्सपेंसेस। डिसअलाउड एक्सपेंसेस, अब जो स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसअलाउ हो रहे हैं पहले उन पे बात करते हैं। ओपनिंग स्टॉक अलाउड, परचेज अलाउ, सैलरी अलाउ, लीगल एक्सपेंसेस अलाउड, बेड डेप्ट अलाउड, रेंट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड जब तक मुझे पता नहीं हो कि लोन किस पर्पज से लिया है, डेप्रीसिएशन अलाउड, इनकम टैक्स डिसअलाउड है। स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दीजिए, इनकम टैक्स ये डिसअलाउ हो जाएगा 2,000। आउटस्टैंडिंग कस्टम ड्यूटी, अब देखिए आउटस्टैंडिंग है ये, तो यहां पे आपको एक सेक्शन याद रखना पड़ेगा। कोई इनकम टैक्स को छोड़ के कोई भी टैक्स, क्या इनकम टैक्स तो डिसअलाउ ही होता है, बट इनकम टैक्स के अलावा जो बाकी के टैक्सेस होते हैं वो क्या होता है, अलाउड होता है। लेकिन वो तभी अलाउड होता है जब वो पे हो जाता है, वो तभी अलाउड होता है जब वो पे हो जाता है। अगर आउटस्टैंडिंग है बिफोर द फाइलिंग ऑफ रिटर्न तो वो एक्सपेंसेस डिसअलाउ होगा। तो चूंकि आउटस्टैंडिंग है, बकाया है, इसलिए ये डिसअलाउड है। कस्टम ड्यूटी डिसअलाउ नहीं होती, वो तो अलाउड ही होती है, लेकिन चूंकि ये पे नहीं हुई इस वजह से डिसअलाउड है। तो आप एक काम करा करें, दो ऑप्शन है, या तो रीजन, यहां जैसे मैंने लिखा आउटस्टैंडिंग कस्टम ड्यूटी, अगर छोटा सा रीजन है तब तो आप इसके नीचे ब्रैकेट में लिख लें, रीजन भी तो देना पड़ेगा व्हाई इट इज डिसअलाउड। और अगर थोड़ा सा रीजन आपका बड़ा है तो फिर आप इसको वर्किंग नोट नंबर 1 डालेंगे और वहां इसका डिस्क्रिप्शन देंगे कि व्हाई इट इज डिसअलाउड। ठीक है, तो आप लिख लीजिए, मैं लिखवा भी देता हूं, ऑल दो वर्किंग नोट्स भी डालते जाएं। ऑल दो custom duty is allowed expenditure, is allowed expenditure, but only when it is paid on or before the due date, on or before the due date of return filing. Under section 139(1), since it is outstanding till the date of return filing, therefore it is disallowed as per section 43B, as per section 43B।
139.1 139.1 तो वैसे तो कस्टम ड्यूटी अलाउड है, लेकिन चूंकि ये पे नहीं हुई, आउटस्टैंडिंग है, इस वजह से ये क्या है, डिसअलाउड। आप एक चीज का और ध्यान रखना, समटाइम्स यहां P&L में आउटस्टैंडिंग तो लिख देता है, बट नीचे इंफॉर्मेशन में अगर वो ये कह दे कि भैया ये पे हो गया बिफोर द फाइलिंग ऑफ रिटर्न, तो फिर इसको अलाउड कर देना। तो ये हम डिसअलाउ तो कर रहे हैं, कस्टम ड्यूटी का कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं है ना, है। पॉइंट नंबर 7 देखिए, बट फिर स्टिल अभी भी ये डिसअलाउड ही है। वाई? बिकॉज ये कब पे हो रहा है, 31 दिसंबर को, और आप जो बना रहे हैं वो कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए बना रहे हैं, 31 मार्च 25, यानी 24-25 फाइनेंशियल ईयर। और 24-25 फाइनेंशियल ईयर की जो रिटर्न फाइल होती है, रिटर्न फाइलिंग की मैंने आपको ड्यू डेट लिखवा रखी है, ध्यान है ना, कौन कौन सी है रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट? एक तो सेक्शन 139(1) में रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, ये याद रखना आप लोग। एक तो होती है 31 जुलाई, एक होती है, अब वो सितंबर नहीं है, वो अक्टूबर है, 31 अक्टूबर, और एक है 30 नवंबर। पहले सितंबर थी, अब वो अक्टूबर है, 31 अक्टूबर और 30 नवंबर। 31 जुलाई किसकी है? जिनकी टैक्स ऑडिट नहीं होती, जिनकी क्या नहीं होती, टैक्स ऑडिट। और टैक्स ऑडिट किनकी होती है, ये भी आप पीजीबीपी में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको 2 सेक्शन पढ़ाऊंगा, 44AA और 44AB आएंगे भी आगे। 44AA तो है किनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी है। बुक्स ऑफ अकाउंट समझते हैं? आज आप व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या क्या हो सकती है? कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, petty cash book, general book, these all are the books of accounts that has to be maintained if 44AA applicable on your business। अगर आपके बिजनेस पे AA एप्लीकेबल है तो भैया मैंडेटरी है, करना पड़ेगा, नहीं तो पेनल्टी है। और AB है किनको टैक्स ऑडिट करानी जरूरी है, और टैक्स ऑडिट एक ही आदमी कर सकते हैं, एक ही कौम कर सकती है, वर्ल्ड वाइड फेमस है, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, that the only person who can audited the books of accounts। ठीक है, तो ऑडिट का मतलब हो गया कि जो भी फाइनेंशियल्स आपने प्रिपेयर किए, जैसे ये इसने मेरे को दे दिया, जैसे मान लो ये फॉर एग्जांपल श्री खोटे, इसने मुझे अपना P&L दे दिया, लो सर ये मेरा P&L है। अब इस P&L की मैं स्क्रूटनी करूंगा, चेक करूंगा क्या अलाउ करना है, क्या डिसअलाउ करना है, वही तो अभी मैं अपन कर रहे हैं। अब अपन एक्चुअल टैक्सेबल प्रॉफिट इसका निकाल देंगे, इसको मैं सील और साइन कर दूंगा, ये बन गई ऑडिट। ये क्या हो गई? ऑडिट। दैट कैन, जो कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, इवन मोदी जी भी नहीं, नो वन कैन चैलेंज दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ वंस अप्रूव्ड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है ना? ओके, तो आपको ड्यू डेट जो है, अगर ऑडिट नहीं हो रही है तो 31 जुलाई, इफ नॉट ऑडिटेड, और 31 अक्टूबर है इफ ऑडिटेड। अब बात आती है सर ऑडिट किन किन को करानी है, किन किन को नहीं करानी, ये 44AB पढ़ाऊंगा मैं, वहां पे मैं आपको बताऊंगा। अगर आपका टर्नओवर समझते हैं, सेल्स, वो अगर 1 करोड़ से ज्यादा है, किससे ज्यादा है? 1 करोड़ से ज्यादा है, तो आपको ऑडिट कराना मैंडेटरी है। हालांकि ये लिमिट 1 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ भी हो गई है, हाँ, लेकिन 10 करोड़ पे आपको ऑडिट नहीं करानी, उसकी कुछ कंडीशंस है, वो पूरी भी होनी चाहिए। जैसे सारी पेमेंट्स, सारे रिसिप्ट्स बिजनेस के बैंक से होने चाहिए, कैश से नहीं। 95% का क्राइटेरिया है, अभी डिटेल में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। तो वहां 10 करोड़ की लिमिट है, अदरवाइज 1 करोड़ की लिमिट।
ठीक है यहां तक ओके। तो 44A भी टैक्स ऑडिट का है और 44AA किसका है, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ऑडिट हो रही है तो 31 अक्टूबर इज योर लास्ट डेट, और ऑडिट नहीं हो रही है तो 31 जुलाई। अभी हम ITR में ही बिजी हैं, बट इस साल, अच्छा आप मुझे बता सकते हो इस साल में कौन से फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न भर रहा हूँ? 24-25 की ना भाई। मेरा ईयर एंड कब हुआ होगा? 31 मार्च को। कौन सा ईयर चल रहा है अभी? 2025। इसका एंड कब हो गया होगा? मार्च 25 में। शुरू कब हुआ होगा? अप्रैल 24 में। तो फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया? 24-25। अब 24-25 की रिटर्न भर रहा हूं, उसकी डेट है, लास्ट डेट 31 जुलाई। तो सर ये तो अगस्त चल रहा है, ये तो अगस्त चल रहा है। तो इस बार इन्होंने ऑडिट की डेट बढ़ा के 15 सितंबर कर दी। वैसे तो ड्यू डेट क्या होती है? थैंक यू मैम। वैसे तो ड्यू डेट क्या होती है? 31 जुलाई, लेकिन इस बार इन्होंने डेट बढ़ा के कितनी कर दी? 15 सितंबर। तभी भराक आ रही है, चल रही है ऑडिट्स, वो ऑडिट नहीं सॉरी ITR, फिर ऑडिट शुरू होती है। और 30 नवंबर है ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए। अब साला ये क्या आ गया? अच्छा खासा चैप्टर है, फाइनल में अगर आप इंटर पास होते हैं, सौभाग्य प्राप्त होता है आपको फाइनल पढ़ने का, तो आप वहां पढ़ेंगे ट्रांसफर प्राइसिंग। बहुत अच्छा चैप्टर है। जब एक बिजनेस इंडिया में है और दूसरा बिजनेस फॉरेन में है और आपस में नालायक डाइल्यूट कर रहे हैं इनकम, तो क्या लग जाता है? ट्रांसफर प्राइसिंग। बताऊंगा मैं आगे तो क्या बताऊंगा, इंटर में तो नहीं बताऊंगा, फाइनल में बताऊंगा। ठीक है ना यहां तक? ओके। हाँ, उसके लिए पहले पास करना पड़ता है इंटर। चलिए जी, तो अब मुझे बताइए कब पे हो रही है ये? 31 दिसंबर 25। हाँ, ऑडिट होती भी तो भी लास्ट डेट क्या थी? अक्टूबर, और पे कब हो रही है? दिसंबर। तो आफ्टर द ड्यू डेट, दैट इज व्हाई दैट कस्टम ड्यूटी विल बी डिसअलाउड। चलें आगे। एडवर्टाइजमेंट अलाउड, लीगल एक्सपेंसेस अलाउड, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स URPF। URPF की फुल फॉर्म है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, और जो चीज ही अनरिकॉग्नाइज्ड है काहे का अलाउड? It is completely disallowed even if it is paid, even if it is paid within the time. All the things are irrelevant. तो कर दीजिए contribution to URPF disallowed. $5,000 कस्टम ड्यूटी अपन ने कितना डिसअलाउ कर दिया? 25। देन आगे चलें। जनरल एक्सपेंसेस अलाउड, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अलाउड। अभी P&L पढ़ के तो सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें डिसअलाउ हुई हैं, 3 चीजें। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन मुझसे क्या डिसअलाउ कराएगा वो देखते हैं। ट्रैवलिंग अलाउड है? ट्रैवलिंग अलाउड है। ट्रैवलिंग तो अलाउड है ना यार, बिजनेस में मैं जाऊंगा नहीं क्या इधर उधर इधर उधर? बता नहीं रखा तो उसको बिजनेस का। हाँ, अब अगर ये मेरे को ये बोल देता है कि ऑल द ट्रैवलिंग एक्सपेंस रिलेटेड टू द बीवी घुमाई बच्चे घुमाए, ठीक है ना, तो फिर क्या है ये? डिसअलाउड। देखते हैं, आ जाइए पॉइंट नंबर 1 पे। ठीक है, क्या कह रहा है वो? इंटरेस्ट ऑन लोन जो P&L में है उसके बारे में कह दिया। देखो ये पे कर रहा है ब्रदर ऑफ श्री खोटे फॉर लोन टेकन फॉर द पेमेंट ऑफ एडवांस इनकम टैक्स। जब इनकम टैक्स ही डिसअलाउड है तो उसको लोन लेके पे करना भी क्या है? डिसअलाउड। कर दीजिए इंटरेस्ट ऑन लोन भी डिसअलाउड। कितना है P&L में? 25। चलिए जी, पॉइंट नंबर 2, ये बैड डेब्ट रिकवर का है, बाद में देखते हैं, पहले एक्सपेंसेस कर लो।
कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स यूआरपीएफ, अच्छा ये वही आ गया, देखो ये देखो मैंने अभी भी बोला, पेड विद इन द टाइम, इट इज इररिलेवेंट, अनरिकॉग्नाइज्ड है तो क्या है, डिसअलाउ। अब आइए आप, लीगल एक्सपेंसेस में इंक्लूड है 2000 रुपए, पेड फॉर प्रिपरेशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, पढ़ के तो ऐसा लग रहा है ये पर्सनल है, लेकिन इसका ये बिजनेस है, इसका क्या है, ये बिजनेस। आप बिजनेस के लिए अपनी आईटीआर प्रिपेयर करवा रहे हो किससे, चार्टर्ड अकाउंटेंट से। अब अब हम लोग क्या करते हैं, ऑडिट करेंगे, ठप्पा लगाएंगे, रिटर्न भरेंगे, तो उसकी फीस भी तो लेंगे, वो फीस आप मुझे पे करेंगे। हाँ, अब वो जो फीस आप मुझे पे कर रहे हैं, वो फीस आप अपना खर्चा बुक करेंगे, अपने P&L में लिखेंगे। तो पर्सनल है इसमें आपका क्या हित है इसमें, आपका कोई हित ही नहीं है। इट इज कंप्लीटली फॉर रिलेटेड टू द बिजनेस। हाँ, इनकम टैक्स जो पे होता है, हाँ, अब अगर इनकम टैक्स पेड के आगे फुल स्टॉप है तो उसको पर्सनल मानो फिर, लेकिन इनकम टैक्स पेड फॉर द बिजनेस फिर वो अलाउड है। तो प्रिपरेशन अलाउड है, प्रिपरेशन क्या है, अलाउड। ये मैं लिखवा देता हूं, लिखिए एक बार। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम टैक्स होगा तो नहीं होगा। हाँ, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। अब क्या, देखते ही तो ये डिसअलाउ हो रहा था, कल भी मैं एकदम से पढ़ा जब मैंने भी डिसअलाउ कर दिया था, बट इट इज नॉट डिसअलाउड। और अगर आप सुनो, अगर आप करना भी चाहते हैं ना, तो आप फिर नीचे अज्यूम करके आ जाए कि हम इसको ट्रीट कर रहे हैं पर्सनल, तो डिसअलाउ कर दें। भाई क्वेश्चन तो साइलेंट है, पता ही नहीं है बिजनेस का है या नहीं है, तो अननेसेसरी भी डिसअलाउ नहीं करना चाहिए एक्सपेंसेस। हाँ यार, सॉरी, ये तो अलाउड है ना, ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%। अब यहां पर आपकी थोड़ी सी अकाउंटिंग चेक होगी, देखते हैं आप लोग, मुझे बताना। ट्रेडिंग एंड P&L में दो स्टॉक होते हैं, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक, एक इधर हो गया ओपनिंग स्टॉक। मुझे प्रॉफिट पे इंपैक्ट बताना कैसे होएगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिख दिया तो प्रॉफिट कम होंगे, ज्यादा होंगे, सर प्रॉफिट भी बढ़ जाएंगे। और अगर क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो प्रॉफिट भी कम होगा। और ओपनिंग स्टॉक अगर बढ़ा दिया तो फिर प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आएगा, सर वो कम हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंसेस साइड बढ़ेंगे तो प्रॉफिट्स कम होंगे। और अगर ओपनिंग स्टॉक कम हुआ तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब मुझे बताओ यहां क्या हुआ है, स्टॉक, अब स्टॉक में मेंशन नहीं कर रहा है, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों मानने हैं, ओपनिंग में भी इंपैक्ट है और क्लोजिंग में भी। पहले क्लोजिंग की बात करते हैं। क्लोजिंग को 10% से बढ़ाना है, नहीं अंडर वैल्यू कर दिया, कम दिखाया, इसकी वजह से प्रॉफिट भी कम हो गए, आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा 10% से। अब निकालेंगे कैसे उसको, आपका स्टॉक क्लोजिंग में है कितना, 2 लाख। अगर ये 10% से कम है तो ये कितने के बराबर हुआ, 90 के बराबर। 10% से कम है ना, तो ये कितने के बराबर हुआ, 90 के बराबर। निकाल दीजिए 10 के बराबर कितना होगा, कितना रहा है, 2 लाख नहीं आएगा यार, 22,222। गेटिंग माई पॉइंट। तो इसको तो क्या कर देंगे हम, बढ़ा देंगे। अब मुझे बताओ, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड होने की वजह से प्रॉफिट बढ़ गए, उसको कम करना पड़ेगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, लेस। अब कितना है ओपनिंग स्टॉक आपका, 1,20,000, तो वही 1,20,000 डिवाइडेड बाई 19 टू 10 है 13,333, 13,333 से प्रॉफिट कम होंगे और 22,222 से बढ़ेंगे। गॉट इट। ये नोट करना चाहो नोट कर लो, ध्यान रहेगा।
नोटेड? तो अब लिखें, इसको अलग से ही लिखना आप, 4-5 लाइन छोड़ दो, 4-5 लाइन छोड़ के ऐड करो, अंडर वैल्यूड ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 22,000 कितना था, 22,222, और लेस कर दो अंडर वैल्यूड ऑफ ओपनिंग स्टॉक 13,333। डन? नेक्स्ट पॉइंट, during the previous year he come to know that his former employee has had embezzled cash, मतलब कैश की चोरी वगैरह हो गई, which was not accounted for। तो अगर चोरी हो रही है, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, these all are allowed expenditure because business में लॉसेस तो होते हैं, लेकिन इसने अकाउंटेड नहीं किए, हाँ, यानी P&L में गए ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, अलाउड एक्सपेंसेस लेस करते हैं। तो आप एक काम करें, वापस 2-3 लाइन छोड़ के अगली हेडिंग लिखे, लेस allowed expenditure। कहाँ है 20? हाँ नहीं, दोनों का डिफरेंस भी ले सकते हो और अलग अलग भी दिखा सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, दोनों कर सकते हो। तो ये कह रहा है कि इन दोनों का नेट ऑफ करके कर दो, हाँ हाँ कर सकता है। तो अलाउड एक्सपेंडिचर में लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एम्बेजलमेंट 5,000, लेस वाले आइटम को ब्रैकेट में लिया करो। नेक्स्ट, एक पॉइंट छूट गया सर, 6 नंबर। ओके ओके ओके, गिफ्ट रिसीव्ड वॉज गिवन बाई सप्लायर, ये रिसीव्ड वाला वर्ड है, वो इनकम साइड में है, इनकम बाद में देखते हैं एक बार अपन। हाँ भाई ये देखिए, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में 50,000 रुपए है, बीइंग कॉस्ट ऑफ ट्रिप टू सिंगापुर बाय एन एम्प्लॉय फॉर 10 days है, 10 दिन का ट्रिप डिसाइड किया है बिजनेस के लिए प्योरली, ठीक है। हाउएवर बिजनेस नालायकों ने 8 दिन ही किया है, बाकी के 2 दिन मस्ती की है, बाकी के 2 दिन मस्ती की है, बट पूरा पैकेज तो 10 दिन का ही है ना एम्प्लॉइज का, तो इट इज होली अलाउड। अब ऐसे नहीं करेंगे कि 2 दिन की मस्ती का प्रपोर्शनेट करके वो डिसअलाउ कर दोगे। हैज बीन अलाउड एज हॉलीडे टू एम्प्लॉय, मतलब उस पैकेज में एम्प्लॉय को कहा गया कि 2 दिन मजे करना, 8 दिन काम कर लेना, वो है ये अलाउड। वो वाला अलाउड नहीं बोल रहा है, ये अलाउड मतलब एम्प्लॉय को अलाउड। बट अब बात ये आ रही है कि क्या पूरे 10 दिन का अलाउड है क्या? हाँ, पूरा पैकेज पे चलता है ये। पर्सनल ही जाता, बिजनेस के लिए नहीं जाता, पर्सनल जाता तो डिसअलाउ कर देते। सांस भी लेगा, खाना भी खाएगा, सारे काम करेगा, ठीक है ना। अब चूंकि ये ऑलरेडी P&L में इंक्लूड है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में इंक्लूड है ना, तो चूंकि ऑलरेडी इंक्लूड है, नो फर्दर एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। नहीं बट सर इसमें अगर यूं बोल दिया कि 50,000 बिजनेस में यूज हुआ है, मतलब 50,000 का पर्सनल यूज हुआ है ट्रैवलिंग एक्सपेंस, बिजनेस में यूज हुआ है तो फिर बिजनेस में ही हुआ ना, पर्सनल कैसे हुआ? 1 लाख दे रखा है टोटल हाँ, ट्रैवलिंग। लेकिन उस 1 लाख का बाइफर्केशन ऐसे मत कर फिर 50 पर्सनल हो गया, हुआ होगा वो और किसी पर्पज से, बाकी 50,000 का इसने बाइफर्केशन दिया है, ठीक है ना। लेकिन बच्चों ये है ना, आप लोगों को एग्जाम में लिख कर आना पड़ेगा। यहां पे आप यूं लिखिए ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, जो पॉइंट दे रखे हैं उसको तो बता के आना पड़ेगा ना, यहां डैश करो और यहां नीचे आप रीजन लिख के आओ, इट इज अलाउड एक्सपेंडिचर। हाँ वो लिखना पड़ेगा आप लोगों को, नहीं तो पता कैसे चलेगा। वो इनकम टैक्स रिटर्न वाला भी लिखना, मैं लिखवा देता हूं, इट इज अलाउड एक्सपेंडिचर since already debited to P&L, therefore no further adjustment required, therefore
नो फर्दर एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड, ये लिखकर आना है आप लोगों को, चाहे अमाउंट में डैश कर देना। सर लैंग्वेज थोड़ी ऊपर नीचे भी होगी तो कर देते हाँ, हैं। लैंग्वेज का इतना कोई लोड नहीं है, टैक्स में नहीं है, लैंग्वेज सिर्फ लॉ में देखी जाएगी। ठीक है यहां तक? ओके। हाँ भाई ये बताओ, रेंट में इंक्लूड है एक्सपेंडिचर, एक्सटेंशन किया है बिल्डिंग को, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। तो बिल्डिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई चेंज आ जाए, उसके फीचर में कोई चेंज आ जाए, तो ऐसे एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस बन जाते हैं? कैपिटल, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर नॉट अलाउड। इस अलावा तो चूंकि ये रेंट में इंक्लूड है, इसलिए 26,000 को भी क्या करेंगे? डिसअलाउ करिए। रेंट कितना है? 26,000। ये चाहें तो आप वर्किंग नोट नंबर 2 में लिख लें इसकी इंफॉर्मेशन, वहां लिख के आना बच्चों। सबकी मतलब इंपॉर्टेंट जो लग रहा है 5-6 पॉइंट्स तो लिख के आना वर्किंग नोट में। हाँ नहीं वो तो लिख के आना आप लोग। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर not allowed since it is debited to P&L, therefore it will add back to profit. It will add back to profit. डन। तो रेंट कर दीजिए 26,000, और सच एक्सटेंशन जो है वो 50,000 रुपये की कॉस्ट पे कंप्लीट हुआ है, वो भी हमारे लिए रिलेवेंट है, P&L में गया नहीं है, इसलिए इसको डिसअलाउ करने की आवश्यकता नहीं। जनरल एक्सपेंसेस में इंक्लूड है 1,200 रुपये। हाँ भाई, सर्वेंट को दिया है, देखो क्या लिखा हुआ है, डोमेस्टिक, यानी घर का कोई सर्वेंट होगा, पर्सनल है ये, तो 1,200 डिसअलाउ करो सैलरी के। अरे मेरे पास स्पेस ही नहीं है। सैलरी 1200। रिट्रेंचमेंट समझते हैं? रिट्रेंचमेंट नहीं समझते? छटनी, एम्प्लॉइज की छटनी कर दी है ना, टोटल कॉस्ट को रिकवर करने के लिए, तो अलाउड एक्सपेंसेस है ये। एक्सपेंसेस में तो हो गए, इनकम में आओ। सेल अलाउड, इंपोर्ट लाइसेंस का प्रॉफिट अलाउड। अब देखो ये गिफ्ट रिसीव्ड, अब गिफ्ट रिसीव्ड अगर रिलेटिव से है तो डिसअलाउड है, बिजनेस से तो अलाउड है। क्या क्या कैसे क्यों में कैसे मिला था? हाँ, टारगेट सेल, कंप्लीटली फॉर बिजनेस, कंप्लीटली फॉर बिजनेस। आप टारगेट अचीव कर रहे हैं तो उसके लिए आपको गिफ्ट मिला है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक हो ही गया, ट्रीटमेंट हो गए क्या सारे? लाओ टोटल, दिस इज योर टैक्सेबल प्रॉफिट। 338 अरे यार कैसे हो गए? वो बेड डेब्ट रिकवरी का तो पॉइंट ही नहीं है। क्या करते हो? हाँ, चलिए जी, पॉइंट नंबर 2 समझते हैं, ये रह गया है। अच्छा चल, 15,000 कैसे आ रहा है विकास, समझा? बताओ ये पॉइंट क्या कह रहा है? 45,000 तो क्लेम था, मतलब पहले बेड डेब्ट हुए थे किसी ईयर में, उसमें क्लेम हो गया, ठीक है। 35,000 ही अलाउ होते हैं। हाँ, लेकिन उस 45 में 35 ही अलाउ हुए।
10,000 अभी भी बचे। अब ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही रिकवर्ड 25,000 तो वो जो 25,000 रिकवर हुए इसमें से 10,000 तो अलाउ ही नहीं थे, तो 25 में से 10,000 तो हटा दो। ये मैंने बताया था जो पिछले अलाउ नहीं होंगे वो इस बार भी अलाउ नहीं होंगे, तो आपका कितना बचेगा 15,000। बैड डेब्ट रिकवर्ड है, लेकिन ये इनकम को बढ़ाता है, ये ऐड होएगा ये, है ना। यहां पे ऐड कर दीजिए, अलाउड इनकम में बैड डेब्ट रिकवर्ड 15,000 लगा लीजिए। कौन है यश, देखो। लास्ट इलस्ट्रेशन ऑफ दिस चैप्टर, इलस्ट्रेशन 90 करिए। इसको ऐसे ही दे रखा है ना, तो कुछ और नहीं कोई बात नहीं, पॉइंट्स में भी आ सकता है आपके एग्जाम में। वो आपको ऐसे बोल देगा कि प्रॉफिट फॉर द ईयर दिस है विद द एडजस्टमेंट, विद द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। अब उस फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स को पढ़ना, जो जो उसमें एडजस्ट हो रखे हैं और नहीं होने चाहिए थे वही अलाउ डिसअलाउ करो। इसने देखो प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए दे रखा है और पॉइंट्स दे रखे हैं। अब जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसअलाउ होएगा, ऐड हो जाएगा ये। करिए। पूरा डिसअलाउ हो जाएगा जब 12,000 अपने कैश में परचेज किया। बिल्कुल 10,000 से ऊपर का पेमेंट अलाउड नहीं है। कौन सा सेक्शन था? नहीं, सर ने बोला था मार्केट वैल्यू के साथ। यहाँ पे दोनों सेक्शन लग रहे हैं, हाँ आपने बताया 48(2) भी लग रहा है और 48(3) भी लग रहा है। 48(2) तो ये 48(2) के हिसाब से तो 3,000 डिसअलाउड है और 48(3) के हिसाब से पूरा ही डिसअलाउड है, तो पूरा 12,000 ही डिसअलाउ कर दो, उसमें 48(2) भी इंक्लूड हो जाएगा। करिए इस क्वेश्चन को। सर आउटसाइड इंडिया क्या है? आउटसाइड इंडिया तो वो भी नहीं लगेगा। नहीं टीडीएस कटना चाहिए, नहीं काटा ना तो डिसअलाउड है, 100% डिसअलाउड है। तुम लोग प्रोविजन भूल जाते हो।